तो आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश की। ये सिर्फ किसी एक राजवंश की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के पहले साम्राज्य के जन्म की। एक ऐसी घटना जिसने सही मायने में इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो एक सवाल उठता है, एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? क्या तलवार के दम पर या फिर विचारों की ताकत से? और जानते हैं, यही सवाल मौर्य वंश की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, क्योंकि ये एक ऐसा राजवंश था जिसने दोनों का इस्तेमाल किया और जो नतीजे सामने आए उसने वाकई दुनिया को हैरान कर दिया। तो चलिए एक नजर डालते हैं सफर पर। देखिए, करीब करीब 150 साल तक मौर्य वंश ने भारत के पहले पैन इंडियन साम्राज्य की नींव रखी और इसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक कमाल की पार्टनरशिप से। एक तरफ एक नौजवान बहुत ही महत्वाकांक्षी संस्थापक और दूसरी तरफ एक ऐसा मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये साम्राज्य सिर्फ किसी जंग को जीतकर नहीं बना था। नहीं, ये एक बहुत ही सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक तख्तापलट था और इसे मुमकिन बनाया दो चीजों ने। एक, जनता में जो गुस्सा था और दूसरा, चाणक्य की वो बेमिसाल राजनीतिक समझ। और चंद्रगुप्त सिर्फ अंदरूनी दुश्मनों से नहीं लड़े, उन्होंने साम्राज्य की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी ना, उसे उस वक्त की बड़ी ताकत यूनानियों से भी महफूज किया। और मजे की बात तो यह है कि एक दुश्मन को दोस्त बना लिया। और फिर अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक सम्राट ऐसा कदम उठाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और संलेखना यानी मौत आने तक उपवास करने का रास्ता चुना। सोचिए, एक विजेता सम्राट सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह पर चल पड़ा। तो चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार का दौर बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने पिता की जीतों को और मजबूत किया, साम्राज्य को संभाला और एक तरह से साम्राज्य के सबसे बड़े सबसे मशहूर शासक अशोक के लिए स्टेज तैयार कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के शिखर पर, वो मोड़ जो सबसे अहम था, सबसे निर्णायक। ये इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले बदलावों में से एक की कहानी है। साल था 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला किया, एक बहुत ही क्रूर हमला। और ये वो जंग थी जो ना सिर्फ अशोक को बल्कि पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आंकड़ा देखिए, 1 लाख से ज्यादा मौतें। आप अंदाजा लगा सकते हैं? युद्ध के मैदान पर इतना बड़ा विनाश देखकर वो जीतने वाला सम्राट अंदर से हिल गया, एक बहुत बड़े नैतिक संकट में फंस गया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तलवार की जगह अब विचारों ने ले ली, नैतिक शासन ने ले ली। अशोक ने फैसला किया कि अब वो और इलाके नहीं जीतेंगे, अब उनका मकसद होगा धर्म का प्रचार। और यही उनकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। सोचिए, अशोक ने अपनी पूरी सल्तनत की ताकत जंग के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए और अपनी शांति की सोच को फैलाने के लिए लगा दी। उन्होंने शिलालेख खुदवाए, अफसर तैनात किए, अस्पताल बनवाए, यहां तक कि विदेशों में भी अपने संदेश भेजे। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा, इतना दूर की सोचने वाला लीडर नहीं रहता तो फिर क्या होता है? जाहिर है, साम्राज्य का पतन शुरू हो गया धीरे धीरे, पर यह होना तय था। तो हुआ ये कि अशोक के बाद जो भी शासक आए वो इस इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। एक के बाद एक कमजोर शासक आते गए और नतीजा, साम्राज्य अंदर से ही खोखला होने लगा और आखिरकार बिखर गया। हाँ, ये राजवंश तो खत्म हो गया, लेकिन इसके 150 साल के शासन ने जो छाप छोड़ी है ना भारत और दुनिया पर, वो आज भी नजर आती है। तो एक तरह से देखें तो ये इस राजवंश की पूरी लाइफ साइकिल है। एक साम्राज्य बनाने वाले से शुरुआत हुई, फिर एक नैतिक शासक के साथ ये अपने शिखर पर पहुंचा और आखिर में धीरे धीरे इसका पतन हो गया। तो हमें ये क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ एक और किंगडम नहीं था। मौर्य वंश ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक खाका कि एक बड़ा, एक साथ जुड़ा हुआ और नैतिक उसूलों पर चलने वाला राज्य कैसा हो सकता है। और ये आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन गया। और शायद इसीलिए इसे अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण अध्याय कहते हैं। ये वाकई एक ऐसा दौर था जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, एक साम्राज्य की महानता किस चीज से मापी जाती है? जीते हुए इलाकों से या उन विचारों से जो वो पीछे छोड़ जाता है?
चंद्रगुप्त की तलवार से शुरू होकर अशोक के शिलालेखों तक की ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।